किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, बरसात का जो मौसम है वो चल रहा है। लगभग 1 महीने के आसपास का जो समय है वो निकल चुका है और पिछले कुछ समय से जो है बारिश भी ज्यादा हो रही है। तो बरसात के इस मौसम में हम खेती तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने पशुओं का भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। बरसात के इस मौसम में पशुओं को नमी, कीचड़, मक्खी, मच्छर और खुरपका, मुहपका जैसे संक्रामक रोगों से बचाना बेहद जरूरी है। पशुओं के बाड़े को पूरी तरह से सूखा और साफ रखें। साथ ही जो सड़ा हुआ चारा होता है या फफूंदी युक्त चारा होता है ये बिल्कुल ना दें और समय पर पशु चिकित्सक से यानी वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं उनसे टीकाकरण अवश्य कराएं। सूखा फर्श रखें। नमी का स्तर कम रखने के लिए बाड़े में रोज गोबर और पशुओं का जो मूत्र है उसे साफ करना है और सूखा बिछावन यानी पुआल आदि डालना है। जल निकासी, जो पानी का ठहराव होता है उसको रोकने के लिए जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी से होनी चाहिए। शेड के आसपास नाली बनाएं और जिससे पानी जमा न हो पाए। साथ ही जो कीट नियंत्रण होता है उसमें भी ध्यान रखना है। किल्ली और जू से बचाने के लिए फिप्रोनिल या उचित दवा आप पशु चिकित्सक की सलाह पर छिड़काव कर सकते हैं। खान पान और आहार प्रबंधन भी बेहद आवश्यक है। पशुओं को ताजा चारा दें। फफूंदी मुक्त सूखा और ताजा चारा ही खिलाएं। सड़े हुए चारे से फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ जाता है इस मौसम में। साफ पानी पशुओं को दें। शुद्ध पेयजल ही पिलाएं। दूषित पानी से पेट की गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। साथ ही संतुलित दाना देना बेहद आवश्यक है। पोषक तत्वों से भरपूर दाना मिश्रण सूखे स्थान पर भंडारित करें ताकि उसमें नमी न लगे। स्वास्थ्य और बीमारी से बचाव भी बेहद आवश्यक है, इसलिए टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें। FMD जो कि जाना पहचाना रोग है यानी फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुहपका भी कहा जाता है, ये रोग का टीका बरसात शुरू होने से पहले ही लगवा लें। इसके विषय में भी हमने कार्यक्रम किया हुआ था। और खुरों की जो देखभाल है वो भी बहुत आवश्यक है। पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा के घोल से पशुओं के खुर नियमित रूप से धोएं। आइसोलेशन भी बहुत जरूरी है। संक्रमित पशु को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग बांधें। पशुओं को बरसात के रोगों और संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए जो भी उपयोगी सलाह है, जानकारी है, वो अवश्य अपनाएं। किसान भाइयों और बहनों, हमारा भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और यहाँ करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका डेयरी व्यवसाय पर निर्भर करती है। पशुपालन न केवल किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है बल्कि देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में डेयरी पशुओं का स्वास्थ्य सीधे तौर पर दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। डेयरी पशुओं से होने वाले विभिन्न रोगों में थनैला यानी मास्टाइटिस जो है बेहद महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक रोगों में से एक माना जाता है। ये रोग गाय और भैंस की दुग्ध ग्रंथि में होने वाली सूजन है जो मुख्य रूप से जीवाणुओं के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में मास्टाइटिस यानी कि थनैला विश्व भर के दुग्ध उद्योग के सामने एक गंभीर समस्या के रूप में उपस्थित है। इसके कारण पशुपालकों को प्रतिवर्ष लगभग 41.5 मिलियन रुपए यानी 60% आमदनी है उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। केवल उप नैदानिक मास्टाइटिस से ही ये नुकसान हो जाता है। चूंकि इस अवस्था में रोग के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए लंबे समय तक दुग्ध उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करता रहता है। पशुपालकों को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाता है। थनैला यानी मास्टाइटिस से होने वाली आर्थिक हानि केवल दूध उत्पादन में कमी तक सीमित नहीं रहती है बल्कि इसका प्रभाव पशु की संपूर्ण उत्पादकता पर भी पड़ता है। इस रोग के कारण पशुओं के दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से कमी आ सकती है और दूध की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। संक्रमित पशुओं के दूध में वसा, प्रोटीन और लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है जिससे उसकी बाजार में स्वीकार्यता घट जाती है। कई बार दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण उसे फेंकना भी पड़ता है जिससे पशुपालकों को अतिरिक्त आर्थिक नुकसान होता है। उपचार पर होने वाला खर्च, पशु की कार्य क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव और गंभीर स्थिति में पशु को झुंड से निकालने की आवश्यकता भी इस रोग से जुड़ी महत्वपूर्ण आर्थिक हानियां हैं। विशेष रूप से सब क्लिनिकल मास्टाइटिस जिसमें रोग के बाहरी लक्षण दिखाई नहीं देते, लंबे समय तक दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करते रहते हैं और कई बार पशुपालक
इसकी पहचान भी नहीं कर पाते। मास्टाइटिस मुख्य रूप से दुग्ध ग्रंथि की सूजन है जो तब उत्पन्न होती है जब रोगजनक सूक्ष्म जीव थन की नलिका के माध्यम से थन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमण के बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और सूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस रोग के लिए अनेक प्रकार के जीवाणु उत्तरदायी होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस और इश्चेरिशिया कोलाई, ये प्रमुख हैं। अस्वच्छ दुग्ध दूहन की पद्धति भी इसके कारण हो सकते हैं। हाथों को साफ रखकर ही दूध निकालें। थनों में चोट लगने से भी इस रोग का कारण हो सकता है। दूहने के बाद थनों को उचित देखभाल न करना भी इस रोग का कारण हो सकता है। पशु की कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस रोग का कारण हो सकता है। बरसात के मौसम में जब पशुशालाओं में नमी और गंदगी बढ़ जाती है तो इस रोग की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। किसान भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि इसमें प्रमुख लक्षण क्या दिखाई दे सकते हैं। रोग की गंभीरता के अनुसार लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित थन में सूजन, गर्माहट और दर्द महसूस होता है। थन लाल दिखाई दे सकते हैं और उसे छूने पर पशु असहजता व्यक्त करता है। रोग बढ़ने पर दूध में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। दूध में छोटे छोटे थक्के, गांठें और फ्लैक्स दिखाई दे सकते हैं और उसका रंग और बनावट सामान्य नहीं रहता। कई बार दूध पानी जैसा पतला हो जाता है और उसमें रक्त और मवाद भी मिल सकता है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में पशु को बुखार आ सकता है, उसकी भूख कम हो जाती है और वो सुस्त और कमजोर दिखाई देने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण दुग्ध उत्पादन में अचानक कमी आना है। मास्टाइटिस का एक रूप ऐसा भी होता है जिसे सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कहा जाता है। इस अवस्था में पशु के थनों में कोई स्पष्ट सूजन दिखाई नहीं देती और दूध भी सामान्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन दुग्ध उत्पादन धीरे धीरे कम होता रहता है और दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यही कारण है कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस को डेयरी उद्योग के लिए अधिक खतरनाक माना जाता है। इसकी पहचान के लिए कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट भी कराया जा सकता है, जिसे CMT कहा जाता है, और सोमैटिक सेल काउंट जैसी जांच विधियों का उपयोग भी किया जाता है। इसके उपचार करने के लिए मास्टाइटिस में जो है शीघ्र निदान और समय पर चिकित्सा बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, पशुपालक को तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। रोग के उपचार में सामान्य रूप से उपयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिनका चयन संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणुओं के आधार पर किया जाता है। इसके साथ साथ सूजन और दर्द को कम करने वाली दवाएं भी दी जाती है। संक्रमित थन से नियमित रूप से दूध निकालना आवश्यक होता है ताकि रोगजनकों और उनके द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जा सके। उपचार के दौरान पशु को स्वच्छ, सूखा और आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए और संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। मास्टाइटिस की रोकथाम उपचार की अपेक्षा कहीं अधिक सरल और लाभदायक है। जैसा कहा ही जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ भी ये बात लागू होती है। वैज्ञानिक दुग्ध दूहन पद्धति अपनाकर इस रोग की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दूहने के पहले और बाद में थनों को अच्छी तरह से सफाई करना, दूहने वाले व्यक्ति के हाथों को स्वच्छ रखना, टिट डीपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना संक्रमण को रोकने में बहुत अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। पशुशाला को साफ और सूखा रखना, नियमित रूप से बिछावन बदलना और पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराना भी रोग नियंत्रण के लिए आवश्यक है। समय समय पर पशुओं की जांच करना और रोग के प्रारंभिक लक्षणों पर तुरंत ध्यान देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मास्टाइटिस डेयरी पशुओं में होने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोग है। थनैला नाम की इस बीमारी का सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन, दुग्ध की गुणवत्ता और पशुपालकों की आय पर पड़ता है। हालांकि ये रोग गंभीर आर्थिक हानि का कारण बन सकता है, लेकिन उचित स्वच्छता, वैज्ञानिक प्रबंधन, संतुलित पोषण और समय पर उपचार के माध्यम से इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। जागरूकता और आधुनिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाकर पशुपालक न केवल अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि डेयरी व्यवसाय को भी अधिक लाभदायक और टिकाऊ भी बना सकते। तो किसान भाइयों और बहनों, ये इस जानकारी को सुनकर आप जरूर इस रोग का निदान कर सकते हैं, साथ ही लक्षणों पर भी ध्यान दे सकते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि जो इसके उपचार की अपेक्षा रोकथाम जो है बेहद आसान है, तो उस पर आप जरूर ध्यान दें, स्वच्छता बनाए रखें और पशुओं को इस बीमारी से दूर रखें। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कितना बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था।
पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान भाइयों और बहनों, खरीफ की फसल अभी हमने लगा रखी है, धान हो या सोयाबीन या फिर कोई अन्य खरीफ फसल। खरीफ फसलों में खरपतवार बहुत समस्या हो जाती है बरसात के मौसम में, और जैसे जैसे ये बारिश होते जा रही है तो फसलों को तो पानी मिलता जा रहा है, लेकिन खरपतवार भी बहुत समस्या उत्पन्न करते हैं इस समय। तो खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले गहरी जुताई बेहद आवश्यक थी, इसके विषय में भी हमने बताया था। और अब जब फसल लग चुकी है तो फसल की शुरुआती 20 से 45 दिनों तक निराई गुड़ाई और शाकनाशी जो रसायन होते हैं इनका उपयोग समय पर करना बेहद आवश्यक है। इससे पैदावार में होने वाले 35 से 60% तक के नुकसान को बचाया जा सकता है। जैसे अगर सीधी बुआई आपने धान की है तो खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवधि की बुआई 20 से 45 दिन के बाद तक होती है, जिसमें 20 से 90% तक के उपज का नुकसान हो सकता है। अगर धान आपने रोपा पद्धति से लगाई है तो क्रांतिक अवधि रोपाई के 30 से 45 दिन बाद तक होती है, जिससे 15% से 40% तक हानि की संभावना रहती है। अगर हमारे किसान भाइयों और बहनों ने मक्का लगाया है तो इसमें खरपतवारों से 40 से 60% तक नुकसान हो सकता है और शुरुआती 15 से 45 दिन सबसे संवेदनशील होते हैं। यांत्रिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं, जैसे खेत की गहरी जुताई करने के कुछ दिनों बाद खुला छोड़ें, साफ और प्रमाणित बीजों का चयन करें और समय समय पर, अब जो कि आप पौधे लगा चुके हैं, फसल लगा चुके हैं, तो उसमें हाथ या खुरपी से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण इसमें जो है एट्राजीन का उपयोग किया जा सकता है 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह पर आप कर सकते हैं। वैसे ये जो एट्राजीन है ये मक्का और बाजरा जैसी फसलों में अंकुरण से पूर्व जो है प्रभावी होता है। नुकसान से बचाव के लिए सही प्रबंधन और खरपतवार का जो नियंत्रण है वो जरूर करें। खरपतवार फसल का पोषण और नमी नहीं छीन पाते अगर आप प्रबंधन सही तरीके से करते हैं तो, जिससे फसल की गुणवत्ता अच्छी रहती है और बाजार में सही दाम मिलते हैं। खरीफ फसलों में खरपतवार से नियंत्रण के लिए एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे खरीफ की दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार खरीफ की फसलों में विशेषकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इनका नुकसान पहुंचाने का प्रतिशत 30 से 40% तक हो जाता है। और खरीफ की मुख्य फसल दलहन में है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, बरबटी है, ग्वार है। ये मुख्य फसलें हैं खरीफ दलहनी वाली। और इनमें यदि हम खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था की बात करें तो ये थोड़ा रकबा है तो यांत्रिक भी कर सकते हैं, लेकिन रकबा यदि हमारा ज्यादा है इन फसलों का तो यहाँ हमें जरूरी होगा कि हम खरपतवार नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाएं। और खरपतवार नियंत्रण के लिए जो खरपतवार नाशी हैं वो हमें चुनना है कि जो बुआई के तुरंत बाद डाले जाने वाले हैं उनका यदि हम चुनाव करें तो अच्छा होगा। तो इसमें जो खरपतवार नाशी हैं प्री इमरजेंस वीडिसाइड, जो अंकुरण पूर्व उपयोग किए जाने वाले हैं, उसमें मेटोला क्लोर करके है, जिसका उपयोग सक्रिय तत्व 1000 ग्राम या ml से लेके 1500 ml या ग्राम कर सकते हैं बुआई के तुरंत बाद से लेके 2 दिन के अंदर, यदि हम इसका छिड़काव करते हैं। इसी तरह से दूसरा है ऑक्सीडाइजॉन, तीसरा है ऑक्सीफ्लोरोफेन, पेंडीमिथिलिन, क्यूजालोफाफिथाइल। पेंडीमिथिलिन का जो उपयोग करेंगे तो बुआई के 3 दिन के अंदर तक कर सकते हैं। और इनका यदि हम उपयोग करते हैं तो इसके कारण खेत के अंदर खरपतवार फसल बोने के बाद 25 से 30 दिनों तक नहीं उग पाते हैं और हमारी फसल उग जाती है और फसल अच्छी होती है। किसी कारणवश बुआई के तुरंत बाद यदि आप छिड़काव नहीं कर पाए तो खरीफ दलहनी फसलों में क्यूजालोफाफिथाइल नामक खरपतवार नाशी पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड जो है बुआई के 15 दिन तक डाल सकते हैं।
और इसकी मात्रा होगी 40 से 50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर। दूसरी है खरपतवारनाशी रसायन इमेजाथापियर 10% SL, इसका 75 से लेके 100 ग्राम सक्रिय तत्व क्या इस्तेमाल करेंगे, बुवाई के 15-20 दिन तक खड़ी फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है किसान भाई, खरपतवारनाशी डालते समय केवल खरपतवारनाशी का ही छिड़काव करना है और पानी साफ सुथरा लेना है जिसमें मिट्टी इत्यादि न घुली हो। और विशेष सावधानी रखने वाली बात यह है कि जो हम छिड़काव यंत्र ले रहे हैं उसको अच्छी तरह से पहले से साफ किया होना चाहिए। यदि उसका उपयोग विगत रबी फसल में यदि कचरा मारने वाली दवा डाली है, खरपतवारनाशी रसायन डाला है, तो उससे वॉश कर लें, धो लें अच्छी तरह से और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। ये विशेष ध्यान रखें कि जो आपका नोजल लगा होगा जिससे फुहार बनती है वो फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल का ही इस्तेमाल खरपतवारनाशी रसायनों के छिड़काव के लिए करना है, ताकि ये अपना प्रभाव अच्छा बना सके और खेत में जो खरपतवार हैं वो न उग सके और पूरी तरह से दवा का छिड़काव हो पाए। मौसम का विशेष ध्यान रखना है कि 2-3 घंटे के लिए मौसम यदि खुला रहता है तो ज्यादा अच्छा होता है। अंकुरण पूर्व यदि खरपतवारनाशी का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं तो वो रसायन बोनी के तुरंत बाद नमी युक्त दशा में डालना है। और खड़ी फसल में जब छिड़काव करना है तो 15 से 20 दिन की फसल में 4 घंटा मौसम खुला रहे तभी छिड़काव करें। ये थी आज की कृषि चर्चा में। जिंदगी की
मेरा नाम अरुण कुमार, ग्राम उधिया से मैं किसान हूँ। पहले अपने घर में एक गाय नहीं थी, तो एक गाय पाले हैं, उनको अपने घर में बांध के रखते हैं। गाय जो आप पाले हैं तो ये किस नस्ल की गाय है? मतलब उन्नत नस्ल की है। तो गाय से अच्छी दूध मिलती है? दूध मिलती है सर। चलिए, तो सेल वगैरह करते हैं गाय? सेल ज्यादा नहीं सर, मतलब 2-3 लीटर होता है, तो जो बचता खाने के बाद उसको सेल कर देते हैं। यानी उससे फायदा मिल रहा है आपको? जी सर, मिल रहा है। तो गाय पाले हैं तो उसके गोबर से खाद वगैरह बनाते होंगे? जी सर, मतलब 2 गाय के बीच में एक बछड़ा है, तो उसमें हम लोगों को 3 टाली गोबर उपलब्ध हुआ। 3-4 हजार का जो खरीदते तो आपको खुद मिल गया, साथ में दूध खाने को मिला। तो ये कि जो पोषण मिल रहा है तो अपने आप को अच्छा महसूस। गाय जो है उन्नत नस्ल की आप बताएं, तो इसके रख रखाव में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है, तो इसके लिए क्या किए आप? सर वो हो गया, बस 2 टाइम उसको खाना देना पड़ता है, पानी की व्यवस्था कर दो पीने के लिए, और ज्यादा नहीं, सुबह शाम थोड़ा करना पड़ता है सर। खाने में सर भूसा देते हैं, और ये जो अपना गेहूं का आटा हुआ, ज्यादा वैसे पशु आहार नहीं देते, पर ये कि ये जो अपने घर का है, गेहूं हो गया, अनाज थोड़ा बहुत देते हैं, और जो निकलता है जो घर का, जो जैसे खाने के बाद जो वेस्टेज होता है तो जो गाय खा सके उसको देते हैं, और थोड़ा बहुत बरसीम बो लेते हैं तो उनको खाने को देते हैं, तो उससे अपने हरे चारा भी थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं सर। यानी कुल मिला करके गाय मतलब अच्छी तरह से पल रही है और दूध भी मिल रहा है? जी सर, मिल रहा है। अब खेती किसानी में और क्या? खेती में सर इस साल हम श्री पद्धति से, तो इस साल पहली बार हम लगवा रहे हैं श्री पद्धति में। आप अभी धान लगवाए हैं? जी, धान लगवा रहे हैं, लग भी रहा सर। तो क्या व्यवस्था है, क्या विधि है, आप वो हमारे किसान भाई को बताइए। ये सर इसमें से एक रहता है, उसकी नायलॉन की रस्सी रहती है, उसमें मतलब एक कि 10-10 इंच में उसके जो फीता लगा दिए। 2 पौधों के बीच की दूरी 10 इंच रखते हैं। 10 या 8-10 इंच करीब रखते हैं। तो मतलब उसमें जो आप धान डालते हैं, धान की जो बीज होती है, जो छोटे पौधे, वो कितना डालते हैं एक जगह? सर जो मान लीजिए 12 दिन का जो पौधा है उसको 1-1 डालते हैं, और जो जैसे जो ज्यादा दिन का हो गया 2 या 3 करते, इससे ज्यादा नहीं सर। इससे प्रॉफिट ये था सर कि जब हमारे जो पिताजी थे, हम पहले भी करवाते थे, तो कम से कम हम बोते थे 4 खंडी करीब बोते थे। 4 खंडी यानी मतलब 3 क्विंटल धान बोते थे। अच्छा। आज के डेट में सर हम 25 किलो में, मतलब और कम में अगर अगले साल लगवाएंगे तो लगता है 25 किलो में हमको ज्यादा हो जाएगा बीज। यानी कि कम बीज में आप ज्यादा खेत बो रहे हैं, और उत्पादन भी पहले से ज्यादा हो रहा है, यानी कि श्री विधि के बहुत फायदे हैं। 6 एकड़ में लग जाएगा सर। यानी कि हमारे सभी किसान भाइयों को श्री विधि से धान लगाना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे किसान भाइयों के लिए भी और आपके लिए भी। और आगे तो इसमें खाद वगैरह कौन सा यूज किया? ये सर उसमें गोबर का खाद किए हैं, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर थोड़ा देते हैं, यूरिया डीएपी हल्का फुल्का, और ज्यादा नहीं देते हैं सर। अच्छा, ये तो और क्या क्या कुछ और विशेष करते हैं उसमें? सर हार्टिकल्चर से जुड़े हैं, अगर अभी पौधे का व्यवस्था करें कि अमरूद कम से कम 100 पेड़ आम, फलदार पौधे। हाँ सर, ये क्या कि अब दिनों दिन लेबर का प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है, तो अपने पास है 5-6 एकड़ जमीन, तो उसमें सोचते हैं ऐसा कुछ करें कि उसमें कम से कम मतलब। अच्छा, अभी आपने बात की लेबर की, तो अभी आगे मंडल की बात कर रहे थे, जिसमें आप रोजगार की भी बातें कर रहे थे। जी। तो इसके लिए आप क्या सोचे हुए हैं? सर एक दूसरे से ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, मतलब ये नहीं कि हम किसान है तो नहीं काम कर सकते, ऐसे ग्रुप का हम निर्माण चाह रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी कर दें, हम उसके यहाँ भी कर दें। अच्छा। मतलब एक सहयोगात्मक, हाँ सहयोग टाइप का, मतलब ये नहीं है कि उसके यहाँ हम नहीं करेंगे, हमारा पहले हो गया, उसका नुकसान हो रहा, ऐसा हमने सोचा। जब विशेष परिस्थिति में लेबर या फिर मजदूर नहीं मिलेंगे तो हम सहयोग से अपनी खेती को संभालेंगे। मान लीजिए अगर उनके पास हल बैल है तो वो हमारा सहयोग कर दें, उसके बदले में हम उनका दूसरा काम कर दें, या ऐसा करके मतलब 10 लोगों का जो ग्रुप है उसको डेवलप करना चाहते हैं सर। और मैं ये चाह रहा हूँ कि 10 जो हमारे उसमें जुड़े हुए हैं, तो 10 लोगों के एक गाय होना चाहिए,
दूध प्रॉपर मिले। ठीक है, ज्यादा सेल नहीं कर सकते, लेकिन अपने यूज के लिए शुद्ध। हाँ, ये मान लीजिए जिनके यहाँ अभी गाय दूध नहीं दे रही है, तो जिनका हो रहा है उनसे हम शेयर करके ये अपना काम चला सकते हैं। ये तो सहयोग वाली भावना तो बहुत अच्छी है। पहले भी जमाने में भी जब हल बैल से खेती होती थी तो सब किसान एक दूसरे का सहयोग करके खेती करते। और हम अपने ग्रुप में सर चाहते हैं कि हाली बैल को प्राथमिकता देंगे, इसलिए सर जो हमारा वेस्टेज है हमको खाद भी मिल रहा, प्लस क्या कि बैल और गाय की सेवा करेंगे उससे हमको मिल भी रहा, मुफ्त में मिल रहा है। चारा तो फालतू फेंकेंगे तो हम खा के उसकी ऊर्जा जो उनको मिलेगा तो यदि हल बैल से आपकी खेती समय पर अच्छे से हो जाए तो थोड़ा बहुत सहयोग उसका यूज कर सकते हैं। उसी को करना चाहिए सर। उससे क्या कि जो वेस्टेज अपना जो चारा है, पैरा होता है जो धान का और गेहूं का भूसा होता है, उसका उपयोग करके एक तरह से वो एक ऊर्जा है। ऊर्जा को अगर हमारे गाय बैल खा रहे हैं तो हमको खाद भी मिल रहा है। मतलब एक जो चक्र बनना चाहिए वो चक्र बन जाए और कंप्लीट नहीं तो अभी पैरा को जला देते हैं। नहीं सर, पैरा को जला देते हैं। तो इस बार प्रयास किए कि कम से कम पैरा जले और उसको कुछ गोबर, फिर पैरा या फिर कचड़ा, फिर ऐसे करके परतदार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जैविक खाद बना लिए उससे। जी, कंपोस्ट जो बना रहे हैं सर, ये प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे अन्य किसान भाइयों को भी बताइए कि आप इस पद्धति का यूज सर। हमारा उद्देश्य ये कि सर जितना हो सके मतलब अपने गांव से, जैसे बाड़ी से सब्जी, जैसे पानी थोड़ा बहुत जिनके पास साधन है तो अपनी सब्जी लगाएं। और जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, इनको अगर लगा लिया किसान तो 12 महीने रख सकता है, तो अपना कुछ तो बचत और जैसे खाने की यूज में हो सकता है। यदि ज्यादा उत्पादन हुआ तो थोड़ी बहुत सेल भी कर सकते हैं। और जैसे इन लोगों को सर, जैसे कुछ लोगों को मुर्गी के लिए जो मुर्गी पालते हैं उनको प्रयास कर रहे हैं, जो अंडा खाते हैं सर। तो जैसे मुर्गी अभी सरपंच जी के यहाँ पली है तो प्रयास ये कि सर कुछ न कुछ आएगा या नहीं होगा तो पोषण तो मिलेगा। तो प्रयास ये कर रहे हैं सर। चलिए अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, वो इन जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।